हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस साइकोलॉजी वर्कशॉप्स, कोटा ट्राइज टू कोप विद सुसाइड रियलिटी अगेन। तो देखिए, हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत क्लासिक एथिक्स की केस स्टडी यहाँ से बनती है कि अगर आपको कोटा डिस्ट्रिक्ट का आप कलेक्टर के अगर पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आपको कैसे सुसाइड जो वहाँ पे एक मेनेस है उसके साथ डील करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन सकती है और यहाँ से हमें कम से कम 3 स्ट्रैटेजीज वेरी यूनिक, वही घिसी पिटी जो आप हर जगह हर एथिक्स की केस स्टडी में वी विल फॉर्म अ कमिटी और फिर हम एक्शन लेंगे, ये मत लिखा करिए। मतलब कुछ अगर कोई एक केस है और आपको पता है कि वो पब्लिक डोमेन में बहुत वाइडली न्यूज़पेपर्स में छप रहा है, तो उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक्चुअल में उससे डील किया जा सकता है। वही चीजें जो एग्जामिनर को भी पता है कि इस बच्चे को कुछ पता भी नहीं है कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ से कम 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे और 2-3 चीजें जो हमें आंसर में हमेशा लिखनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई ये जो केस है इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू दिस ईयर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड भी आई है। ये भारत की पहली फुल फ्लेजेड सुसाइड से डील करने के लिए स्ट्रैटेजी आई है, तो उसके बारे में तो आप डेफिनेटली मेंशन करेंगे और उसके क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने एथिक्स के आंसर में लिखेंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। कौन सा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखेंगे हम वो भी देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज रिटन हियर। तो देखिए, आपको पता है कि क्या हुआ है, 3 बच्चों ने सुसाइड की है कोटा में। कोटा एज यू वेरी वेल नो के एक हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। एलन या फिर जेई की प्रेपरेशन कर रहे हैं आप, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ हब फॉर दैट। ओके, तो देखिए, कभी भी सुसाइड पे कोई क्वेश्चन आए यू हैव टू केटर टू द सेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, और एथिक्स में लिख रहे हैं तो मेंटल हेल्थ इज हेल्थ। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ भी हेल्थ होती है। सो इफ यू आर मेंटली नॉट वेल इट्स नो प्रॉब्लम, देयर इज नो स्टिग्मेटाइजेशन। इफ यू से आपको कहीं पे दर्द होता है तो आप जाके दवाई लेते हैं, तो अगर आपको किसी तरह से एक मेंटल प्रेशर है तो उसके लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू, if it is an ethics answer, you will dramatize it, you will beautify it with your cognitive ability. Okay, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हम जानते हैं कि 3 बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड की है, 3 स्टूडेंट्स ने। और देखिए, स्पेशली कोविड-19 जब आया तो बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, तो 2 साल के लिए देयर वाज 0 सुसाइड यहाँ पे कोटा में। लेकिन अभी उसके बाद दोबारा से हाइटस ब्रेक हो गया है और हम काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर वहाँ पे स्टूडेंट्स पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बच्चे जैसे 2 लोगों ने अपने आप को दे वर हैंगिंग अपने एक बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पे, और जो तीसरा बच्चा था उसने पॉइजन कंज्यूम करके खुद की जान ली। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नाउ ग्रैपल विद द अपहिल टास्क ऑफ कर्बिंग मोर स्टूडेंट डेथ्स। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा देखें तो 13 स्टूडेंट्स हैव डाइड बाय सुसाइड दिस ईयर। ड्यूरिंग द प्री पैंडेमिक टाइम 18 लोगों ने अपनी जान ली थी 2019 में और 20 लोगों ने 2018 में। तो कोविड पैंडेमिक का तो हमने देख लिया कि एक ब्रेक आ गया था बिकॉज स्टूडेंट्स एक्चुअली लेफ्ट कोटा फॉर दैट वाई। Okay, he said that during last 2 years there was no suicide case because students had left Kota in the wake of the pandemic. Now, after the students have returned, we are again witnessing the phenomenon. अब देखिए, यहाँ पे हमें कुछ पता चलता है कि students usually स्ट्रेस्ड अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चलता है, और आप कैसे जब एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो क्या पॉइंट आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है और क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है उस पर्टिकुलर आर्टिकल से। तो आप यहाँ सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे दिसंबर और जनवरी के मंथ में, जब क्योंकि एग्जामिनेशंस अप्रोच कर रहे होते हैं, तब बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए सुसाइड भी सबसे ज्यादा तब ही देखने के लिए मिलती है। आई होप आपको यहाँ से याद आया होगा कैसे हमने एक और बार एक्सीडेंट्स पे जब एक केस स्टडी एथिक्स की डिस्कस की थी इंडियन एक्सप्रेस में ही, तो हमने एक टर्म डिस्कस की थी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग।
ओके, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि हिमाचल में वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या कर रही है, दे ट्राई टू मेक अ पैटर्न कि कितने बजे, 6 बजे जैसे पता चला इस पर्टिकुलर मोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो बाकी जगहें जब सेफ थी तो आपको पता है कि आप अपने जो पर्सनल है, ट्रैफिक पर्सनल है या बाकी जितने भी पर्सनल है, वो ज्यादा उस जगह पे तैनात करने की जरूरत है और 6 बजे ही तैनात करने की जरूरत है जब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा है कि दिसंबर टू जनवरी आप ये पॉइंट अपने एथिक्स की केस स्टडी में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले का जो समय है आप ये पॉइंट लिखेंगे कि तब सबसे ज्यादा काउंसलिंग और तब सबसे ज्यादा इस तरह की वर्कशॉप्स और हेल्प की जरूरत है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर टाइम आप प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कीजिए और यू मेक श्योर यू हेल्प स्टूडेंट्स आउट एट दैट पॉइंट इन टाइम। द बिगेस्ट चेंज वी आर ऑब्जर्विंग, अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, अगर केस स्टडी बहुत बड़ी आती है, आजकल तो एक एक पेज की, 1.5 पेज की केस स्टडी का क्वेश्चन लिखा होता है, तो अगर उसमें ये भी मेंशन है साथ में कि पैंडेमिक के 2 साल के गैप के बाद एज इट इज केस आ सकता है, न्यूज़पेपर से ही केस स्टडी आती है मोस्टली, ठीक है, तो उसमें अगर लिखा है कि पैंडेमिक के 2 साल के हाइटस के बाद जब कोई भी सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं लिया गया किसी स्टूडेंट द्वारा, हम दोबारा एक सर्च देख रहे हैं, तो आप एक पैंडेमिक का भी डायमेंशन जरूर अपने आंसर में ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली वहाँ जो ऑब्जर्वर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उन सब ने यही देखने की कोशिश की है कि देखिए अब 2 साल पैंडेमिक रहा तो जो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्पीड है वो काफी स्लो हो गई है। मतलब कॉग्निटिव स्पीड जब आपकी स्लो हो जाती है तो आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत खराब होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है जो अगर हम पहले देखते हैं पैंडेमिक के आने से पहले, तो स्टूडेंट्स उसको कम से कम 15 सेशंस मांगते उस टॉपिक को खत्म करने के लिए। नाउ दे आर डिमांडिंग 20 to 22 बिकॉज द कॉग्निटिव एबिलिटी हैज गॉटन रिड्यूस्ड समवॉट। ओके, तो ये चीज हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। whereas the duration of government examinations remains the same, अब गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन तो उस समय होना ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसीलिए कुछ समय लगेगा इसको चेंज होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है, the imbalance in brain and body conditions lead to stress। अब इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। यू जस्ट स्ट्रेच आउट योर बॉडीज एंड ऑल दैट। वी आर होल्डिंग साइकोलॉजी लेक्चर्स फॉर देम टू टेल देम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थर्ड पॉइंट यहाँ से मिलता है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जनवरी दिसंबर में अगर सबसे ज्यादा इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, ऑफ कोर्स योर स्टेप्स वुड गो अप। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के, साइकोलॉजिस्ट के, जो भी आपके स्तर पे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। नंबर 2 हमने क्या देखा कि आप पैंडेमिक का डायमेंशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो गई है एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज से इन केस स्टडी इट इज मेंशन्ड लाइक दैट। देन नंबर 3 पॉइंट जो हमें यहाँ से मिलता है वो ये है कि आप, क्योंकि देखिए कोटा में, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि कोटा में या तो मोस्टली MBBS के बच्चे अपनी प्रिपरेशन करने गए हैं, ठीक है, या फिर जेई की फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे दे आर साइंटिफिक। ओके, उनकी अप्रोच हर चीज को लेके साइंटिफिक हो सकती है। आप उनको, अब यहाँ बहुत अच्छी चीज लिखी है, रादर देन मोटिवेशनल टॉक्स स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस रिस्पॉन्ड बेटर टू लॉजिक। आप उनको किसी लॉजिकल वे में समझाएंगे कि देखिए आपका ब्रेन फंक्शन किस तरह से करता है, क्या साइंटिफिक बेसिस है जिसके बेसिस पे आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है। क्योंकि 1.5 घंटे में अगर आप थोड़ी सी अपनी बॉडी स्ट्रेच कर लेंगे, यू विल गेट रिजुविनेटेड एंड यू विल हैव बेटर कॉन्सेंट्रेशन एज फार एज योर स्टडीज आर कंसर्न, ठीक है। तो ये चीजें जब उन्हें बिल्कुल आप रीजन बताएंगे, ये यहाँ से ये वाला ग्लैंड इस चीज को कंट्रोल करता है, देन हार्मोन इज रिलीज एंड ऑल ऑफ दैट, तो दे वुड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। एंड सिंस दीज आर द गाइज जो एक्चुअली में साइंस के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सिंस इन आर केस स्टडी कोटा वाज मेंशन्ड, हेंस दिस कैन बी अ वेरी गुड एंड इनोवेटिव पॉइंट फॉर यू। ओके, तो ये लेक्चर्स बेसिकली दिए जाना काउंसलर्स द्वारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में आप 4th पॉइंट ये तो लिख ही सकते हैं कि जो डायग्नोस कर सकते हैं इस तरह के काउंसलर्स इशू बेसिस पे, यानी कि केस बाय केस बेसिस पे जो आप अवेल कर सकते हैं उनसे हेल्प। इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट 2 of the 3 students who died by suicide weren't regular in classes at LN कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो देखिए इसमें से 2 बच्चे जो थे वो बेसिकली इरेगुलर थे अपने क्लासेस में।
तो ये आपके लिए लास्ट और फाइनल 5th पॉइंट यहाँ से मिलता है। और ये पॉइंट ये है कि आप बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ डील करके, उनके साथ बातचीत करके, क्योंकि आप कलेक्टर हैं, आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो। वो अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएं या जैसे भी वो इंश्योर करें कि बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस हो, ताकि कोई भी इरेगुलरिटी नहीं हो। ठीक है, उनके क्लासेस अटेंड करने में, दे डू नॉट स्किप देयर क्लासेस, बिकॉज आप कुछ क्लासेस में से क्या इंश्योर करेंगे कि कुछ मेंटल हेल्थ क्लासेस भी होंगी, वेर देखिए अभी क्या होता है कि जो कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम वगैरह ये सब कुछ चलता है ना, क्योंकि केंद्रीय सरकार के तरफ से स्ट्रैटेजी है कि एक जो लेक्चर है वो हर हफ्ते में एक लेक्चर मेंटोरशिप प्रोग्राम का होगा। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसे बच्चे फ्री पीरियड मानते हैं और उसमें बस मजे करके आ जाते हैं, और टीचर्स भी या तो आप ये कह लीजिए कि टीचर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर इतना एलिगेशन हम बड़ा लगा नहीं सकते, तो पर क्योंकि बच्चे उसको ऐसे ही लेते हैं, बस थोड़ी गपशप की और कुछ नहीं, बस वहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई वहाँ पे मेंटोरशिप वगैरह कुछ नहीं होती, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं डिस्कस होते, आधे से ज़्यादा स्टडीज ये कहती हैं उन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में कुछ भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऊपर से ऑर्डर है तो टीचर्स भी बाउंड हो जाती हैं कि वो लेक्चर मिस करना ही नहीं है, और हो कुछ नहीं रहा वहाँ पे। तो एक मॉनिटरिंग इस चीज़ की भी तो होनी चाहिए कि कैसे ये एक्चुअल में कुछ हेल्प भी हो रही है, या प्रोग्राम्स ढंग से कंडक्ट भी किए जा रहे हैं। अब देखिए वही टीचर्स होते हैं जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में होता भी नहीं है इतना ज़्यादा पता हुआ कि कैसे काउंसलिंग करनी है, वही हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो काउंसलर्स को भेजा जा सकता है, एक सब्जेक्ट टीचर रहे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, आप उनसे बातचीत बहुत खुल के कर सकते हैं, पर एक काउंसलर भी तो साथ साथ में होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक कोई एक्सटर्नल मॉनिटर सरकार के द्वारा आप बिठाइए कि कोई क्या दिक्कत है, अगर आप करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, फॉर एवरीथिंग देयर हैज टू बी अ मॉनिटरिंग, व्हाई आर थिंग्स नॉट वर्किंग ऑन, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये बेसिकली लास्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। अब देखिए, क्योंकि आप ये एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, तो आप इसमें, और साथ ही में क्योंकि इसी साल हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी आई है सुसाइड पे, तो यू विल हैव टू मेंशन नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ओके, तो आप लिखेंगे ये स्ट्रैटेजी का नाम लिखा आपने, साथ ही में इसका एम लिखा कि क्या चाहती है, सुसाइड मोर्टालिटी को 10% तक कम करना चाहती है 2030 तक, है ना, 10% से कम करना चाहती है 2030 तक, आप ये लिखेंगे। साथ ही में अब क्योंकि हम देखिए, वैसे तो इस स्ट्रैटेजी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, अगले 5 साल में धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंचेंगे जहाँ पे साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, और बहुत सारी और चीज़ें कि मीडिया सही से रिपोर्ट करे सुसाइड केसेस को, जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा कि देयर वाज एन एलिगेशन इन द मीडिया, ऑल्दो वो मीडिया ट्रायल वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, पर हम इतना कहेंगे कि जो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आप किसी की बॉडी को, अगर वीडियोस बाहर आ रही हैं तो किसी ने कैप्चर किया है और वो बाहर आई हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था और होना नहीं चाहिए था। तो ये एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली इससे भी डील करती है। पर इधर आप क्या लिखेंगे, इधर आप बेसिकली ये लिखेंगे कि एक इसका जो एस्पेक्ट है इस स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि the government wants to integrate a mental well-being curriculum in all kinds of educational institutions in the next 8 years. ठीक है, तो अगले 8 सालों में हर, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इनफॉर्मल है फॉर्मल है कैसा भी है, वहाँ पे एक करिकुलम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मेंटल हेल्थ पे। तो ये आप बिल्कुल लिखेंगे इस जगह पे, इट्स एन एप्ट पॉइंट फॉर यू। साथ ही में आप और क्या लिखेंगे, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4, मतलब सब टारगेट है ये वैसे 3.4, जो बेसिकली क्या कहता है कि प्री मेच्योर मोर्टालिटी जो हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से, इसको कर्ब करना। तो आप ये डेफिनेटली लिखेंगे। आप हर बार सजेस्ट किए जाते हैं बहुत सारे मेंटोर्स द्वारा, हर किसी द्वारा, कि एसडीजी इंक्लूड कीजिए, पर आपको समझना है कि किस तरह से एसडीजीज आप इंक्लूड करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट मेंटल हेल्थ पे आप ये पर्टिकुलर 3.4 का तो याद ही रख लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे एक क्वेश्चन एथिक्स में आएगा ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन प्ली फॉर लीगल नॉड टू सेम सेक्स यूनियन। तो देखिए क्या है और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन इस बात पे आया है इस बार मेंस में, कि जो पीडब्ल्यूडी
जो लोग हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए केवल एक राइट या फिर एक लॉ 2016 का एक एक्ट लाने के बजाय कोई और काम अगर नहीं किया जाएगा, जब तक सोसाइटी को कॉन्ड्यूसिव नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा, उनका अमेलगमेशन एक्चुअल सोसाइटी के साथ नहीं पॉसिबल। ऐसे ही एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्ट इस साल के लिए आपके ये बनता है, क्योंकि वी आर seeing a lot of these articles, sex union, LGBTQ rights, है ना। तो ये बहुत एक एक्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि 2019 का जो एक्ट ले आए हैं आप ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, इसको ला देने से सिर्फ सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपने कह दिया कि एक्ट के माध्यम से कि किसी को भी आप एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आप एक इंसान अगर खुद को कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकता है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे नहीं बताएगा कि आप क्या फील करते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें सिर्फ एक्ट ला देने से नहीं ठीक हो जाती, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बन सकता है आपके जीएस के पेपर्स के लिए, क्योंकि आपको याद होगा हमने केस स्टडी भी देखी थी द हिंदू की। वो केस स्टडी देखिए, हर संडे को क्या होता है, हिंदू इस तरह की स्टोरीज के साथ आता है, ठीक है। तो एक वो द हिंदू ने अपने न्यूज़पेपर में वो छापी एक स्टोरी, जिसमें एक जेन कौशिक नाम की एक ट्रांस वुमन है, जिन्होंने लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उनको फाइनली इतने सारे ऑडिशंस देने के बाद, ऑडिशंस नहीं, इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली उनको लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के उन्हें एक जॉब मिल गई टीचर के रूप में, ठीक है। आई थिंक सोशियोलॉजी की टीचर, सोशल स्टडीज की, बेसिकली सोशियोलॉजी में वो अपनी मास्टर्स की हुई थी उन्होंने। उधर वो गई, फाइनली इतनी रिजेक्शन झेलने के बाद अपनी आइडेंटिटी की वजह से उनको बोला गया एक स्टाफ में, एक किसी इंटरलॉक्यूटर के द्वारा, कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देखिए, to an extent only that is possible, मैं कैसे how I look and how I behave, I can do that to only an extent, मैं एक हद तक छुपा सकती हूँ। एक ही हफ्ता हुआ था कि उनके स्टाफ मेंबर्स जो स्टूडेंट्स थे वो उनको हिजड़ा और क्या क्या नहीं बोलने लग पड़े, ठीक है। और जस्ट एक हफ्ते बाद ही प्रिंसिपल ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने उनको बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ट्रांस वुमेन हैं और आप जैसा दिखते हैं कि हम ऐसा नहीं अलाउ कर सकते एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। तो और उनको ऑफ कोर्स फायर कर दिया गया। अब देखिए, ये जो इशू है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंच चुका है, और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वहां तक भी पहुंच चुका है। तो अब उस स्कूल की अथॉरिटीज से बात की जा रही है, तो स्कूल के प्रिंसिपल और उनके द्वारा कहना है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आइडेंटिटी के बेसिस पे उनको निकाला है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने उनकी इनकम्पिटेंस की वजह से उन्हें निकाला है। उन्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता था, उनको कोई क्लैरिटी थी भी नहीं सब्जेक्ट की। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली जो देख रहे हैं, इसके वेक में ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही में क्यों इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल डिस्कस करना, क्योंकि यूएस में जो बाइडेन ने एक लॉ पास कर दिया है, एक बिल पे साइन करके प्रेसिडेंट ने उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया है कि अब सेम सेक्स जो यूनियंस हैं, मैरिजेस हैं, दे आर प्रोटेक्टेड, ओके। क्योंकि वहाँ की जो जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव हो गई है। आपको पता है अभी रिसेंटली अबॉर्शन उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया दोबारा। तो इस तरह से क्या पता सेम सेक्स यूनियंस को भी ना दोबारा क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस में भी ये लाया गया है एक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। और हम कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे जो आपको बहुत होलिस्टिकली कवर करना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को एक नोटिस इशू किया है, एक पिटिशन फाइल की गई थी एक गे कपल द्वारा, क्योंकि उन्हें लीगल रिकॉग्निशन चाहिए थी अपनी मैरिज की भारत में। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं बहुत ब्रीफली बताऊँ आपको, ये एक जो कपल है, गे कपल, ये यूएस में इन्होंने अपनी शादी की थी। इसमें से एक जो है वो इंडियन है और एक यूएस के सिटीजन है, लेकिन फाइनली वो पुणे में रह रहे हैं काफ़ी सालों से। और उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनको लीगलाइज कर दिया जाए उनकी मैरिज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो वहाँ थे, उन्होंने एम्बेसी ने भी जब यूएस में थे, उन्होंने बात की इंडियन एम्बेसी से कि फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत हमारा लीगलाइज करवा दीजिए मैरिज। उन्होंने भी उनकी इस अपील को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो बेसिकली इनकी जो एडवोकेट है इन गे कपल की, वो ये कह रही है दैट ये बार बार जो आप डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15
Article 19 and Article 21. Article 21 is right to life. Article 19 is freedom of speech and expression, that you express how you feel, how you identify yourself. Okay, then Article 14 is of course right to equality, और यहाँ पे भी right against discrimination का right. तो मैं आपको ये क्यों स्पेसिफिकली बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब ट्रांसजेंडर्स एक्ट लाया गया था ना, तो तब भी यही आप उस एक्ट को पढ़ेंगे, इन्हीं को प्रोटेक्शन देने के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक एक्ट लाया जाए. ओके, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15. तो आप कोई भी आंसर लिखेंगे जब भी सेम सेक्स यूनियन पे आए, चाहे LGBTQ राइट्स पे आए, हमेशा ये 4 आर्टिकल्स आपको मेंशन करने ही हैं, क्योंकि ना ही केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली 4 आर्टिकल्स मेंशन किए थे, बल्कि जब सरकार इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके आई तो दे ऑल्सो मेंशन कि हम इन स्पेसिफिक आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली एक्ट लेके आ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिखी है. ओके, तो यहाँ which the Supreme Court had held are guaranteed to LGBT and non-LGBT Indians are equal force. अब देखिए, नवतेज सिंह जौहर केस भी आपको बिल्कुल मेंशन करना ही है, जिसमें जो सेम सेक्स रिलेशंस हुआ करते थे उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यू वुड मेंशन एट एनी कॉस्ट. ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. द पिटिशन अर्ज द कोर्ट टू इशू. अब देखिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली है कि आप मतलब पिटिशनर्स ने बोला कि आप एक डिक्लेरेशन इशू करें कि जो LGBTQI प्लस की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको सेम राइट मिले मैरिज से रिलेटेड एज देयर हेटेरोसेक्सुअल काउंटर पार्ट्स. ओके, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बताना ये ज़रूरी है कि ऑलरेडी नवंबर 25 को सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया हुआ है नोटिस, जिसमें सेम सेक्स यूनियन को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात चल रही है. अब नोटिस सरकार को इशू किया गया है. क्यों इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम इन्हें राइट्स दे सकते हैं, हम पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ रहे, हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस तरह की मैरिजेस को, क्योंकि देखिए आप इंटरकास्ट इंटरफेथ जब मैरिज कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो सेम सेक्स भी तो एक यूनिक केस है, क्यों नहीं किया जा सकता. तो ये बेसिकली अभी सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो पेंडिंग है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जयशंकर टेक्स स्वाइप एट चाइना, पाकिस्तान प्रोटेक्टिंग दोज परपिट्रेटिंग टेरर. तो देखिए क्या है यहाँ पे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स. अब आपको ये बात पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है इस महीने के लिए, दिसंबर के लिए, बिफोर वी से अ गुड बाय टू द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो बेसिकली इसी जाने से पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस, 2 डिबेट्स हमने कंडक्ट करनी थी. उसमें से एक फाइनली ओपन डिबेट जो होनी थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, ये कंडक्ट हो गई है, जिसपे मिस्टर जयशंकर ने बोला है कि ये जो मल्टीलैटरल सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स है ये तो बहुत मिसयूज किए जाते हैं कि आप जस्टिफाई कर दें या प्रोटेक्ट कर दें जो टेररिज्म के परपेट्रेटर्स होते हैं. देखिए, हम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को परस्यू करने का, परसुएड करने का, सबको बताने का कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान बार बार. अब देखिए, साजिद मीर को हमने बोला, हम 5 बार पिछले कुछ महीने में 5 बार हमारे अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है चाइना द्वारा, कि वो कहते हैं कि हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए इन टेररिस्ट के बारे में, अभी हमें नहीं पता, हम पता लगाएंगे कौन है क्या है, हम इनको 1 to 6 7 सैंक्शंस कमेटी में नहीं लिस्ट कर सकते. तो ऑब्वियसली यू आर प्रोटेक्टिंग योर फ्रेंड पाकिस्तान, बिकॉज दीज टेररिस्ट आर एक्चुअली पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स एंड नथिंग मोर देन दैट. तो इस तरह से आप जस्ट बिकॉज आप P5 मेंबर हैं और आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज रॉन्ग. यू पोलिटिसाइजिंग द मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म. ओके, तो ये चीज बेसिकली हमने कन्वे की है प्रिसाइडिंग ओवर द. Okay, Jaishankar added that the knock-on effects of conflict situations have made a strong case that it cannot be a business as usual approach in the multilateral domain. तो वही देखिए, इतने सारे केसेस हो गए, पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी और चीज़ें जो इस तरह के नए नए हम देख रहे हैं. ये साफ बताता है कि आपका जो ऐसे ही चलता फिरता एटीट्यूड है या फिर जो आज तक चल रहा था वैसे नहीं चल सकता. मल्टीलेटरल डोमेन जो है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा खुद को.
ऑन द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इवन एज द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर विद, अब देखिए कोई कंट्री, अगर आप समझते हैं कि जब भारत इतनी बार बोला करता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही है, जो पाकिस्तानीज हैं वो एक प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ जम्मू कश्मीर में खेल रहे हैं और वहां पे टेरर इशू एक काफी कंसर्न है बहुत बड़ा, तो हमारी किसी बात को सुना नहीं गया। हमने बोला टेररिज्म की डेफिनेशन ले आओ, नहीं लाई गई, कुछ भी नहीं हुआ जब तक 9/11 टेरर अटैक यूएस में नहीं हुआ। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी पेनफुल, पर द फैक्ट इज कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि कोई भी कंट्री नहीं इससे बची हुई है टेररिज्म से। अभी जर्मनी, अब देखिए टेररिज्म तो टेररिज्म है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको एक रिलीजन, एक नेशनैलिटी, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से लिंक करते हैं। अब जर्मनी में जो हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है क्या? मतलब जो हो सकता था हुआ नहीं, ऑफ कोर्स प्लॉट तो पूरा था। जर्मनी में जो कू अटेम्प्ट था और जो हिटलर के जो आप कह सकते हैं बिलीवर्स है ना, जो चाहते हैं कि राइक्सबर्गर मूवमेंट को एक और स्तर पे ले जाया जाए, और ये जो करंट जर्मनी है, सरकार है, वो इट इज नथिंग मोर देन अ प्राइवेट कॉरपोरेशन एंड राइक होना चाहिए, जो जर्मनी को कहा जाया करता था 1945 तक, राइक इन द सेंस जर्मन किंगडम, वो होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। तो वो भी तो टेररिज्म ही है ना। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट गन लॉज, गन वायलेंस, है ना, सब बात कर रहे हैं ना इस बारे में। तो व्हेन इंडिया सेज व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट, हम G20 पे, हम हर जगह बात कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म की। नो मनी फॉर टेरर हमने अभी कॉन्फ्रेंस होल्ड की। सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर गोइंग ऑन हमारे पार्ट पे ऑन द चैलेंज ऑफ टेररिज्म, इवन एज द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर विद अ मोर कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग मिसयूज्ड टू जस्टिफाई एंड प्रोटेक्ट परपेट्रेटर्स। हिज रिमार्क्स, अब देखिए वही है, अगर यूएनएससी नहीं, यूनाइटेड नेशंस नहीं, तो कोई बात नहीं, हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस पे ही निर्भर रहा जाए। तो क्योंकि अब ये डिफंक्ट हो चुका है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, इट हैज़ प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, वेरी फ्रैंकली, ऐसा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो कोई बात नहीं, वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। हिज रिमार्क्स अपीयर टू बी अ रेफरेंस टू रिपीटेड होल्ड्स एंड ब्लॉक्स ऑन प्रपोजल्स टू blacklist terrorists, particularly those on Pakistan soil like Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar in the United Nations Security Council sanctions। अब देखिए यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, हम इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल देखेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा रेफरेंस इस चीज़ का दे देती हूँ कि अब देखिए हम कहते हैं, और ये बात तो सब कहते हैं, कि पाकिस्तानीज टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है कि इंडिया के कई लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है, कि इंडिया भी तो टेररिज्म कर रही है। वो अपने बलोच डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि भारत वहाँ पे टेररिज्म प्रमोट करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस। तो पर ऑब्वियसली उसको कोई बिलीव नहीं करता, वो अलग बात है। पर अब देखिए, आप एक झूठ को 100 बार ही बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी वो उस तरह से भी, अब पाकिस्तान का चाइना साथ दे देगा, कल को फिर कोई और साथ दे देगा, ठीक है। तो ये इकट्ठे होते रहेंगे तो फिर एक वॉइस कभी ना कभी तो सुनी जाएगी। तो अब पाकिस्तान इस चीज को भी पोलिटिसाइज कर रहा है, हम डिस्कस करेंगे कैसे अभी। एड्रेसिंग द पावरफुल 15 नेशन काउंसिल, जयशंकर सेड रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द डे। अब देखिए ग्लोबल साउथ जो है पूरा, जिसमें अफ्रीका, एशिया की सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज जो कोलोनाइजेशन एक समय पे झेल के आई हैं, वो सब बिलीव करती हैं कि पहली बात तो मेंबरशिप बढ़ाएं आप। कैसे, किसने हक दिया हुआ है कि 5 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट देश हैं इस पूरे दुनिया के, और वही इस दुनिया के सबसे क्रूशल मैटर्स पे अपनी वीटो पावर को रिटेन करके रखेंगे? क्यों, किसने बनाया उनको? ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज है, और क्यों इसमें रिफॉर्म नहीं लाया जा रहा? तो ये चीज पूरी ग्लोबल साउथ इस मेंटालिटी को शेयर करती है, ये मिस्टर जयशंकर ने कहा है। और इंडिया राइटली सो एक परमानेंट मेंबर की तरह डिक्लेयर किया जाना डिजर्व करता है। All of us are aware that question of equitable representation on an increase in the membership of council। अब देखिए क्या है, आप ये बात जानते हैं कि G4 एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी है, ठीक है, जापान है। तो हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर मिले, क्योंकि हम एक सब्सटैंशियल लॉट को रिप्रेजेंट करते हैं संसार के। लेकिन अब एक और है कॉफी क्लब, उसमें पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं, इटली, पाकिस्तान, ये लोग अब ये कहते हैं नहीं। अब देखिए इंडिया तो जहां है उसके खिलाफ बिना किसी रैशनैलिटी के, बिना किसी लॉजिक के, पाकिस्तान ने बस हर जगह हमें अपोज किया है,
ठीक है। तो बस कॉफी क्लब इसके खिलाफ है कि परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, देयर शुडंट बी एनी एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे UNGA पे पिछले 30 सालों से ये जो मैटर है पेंडिंग है मेंबरशिप इंक्रीज करने का, बहुत है ना। और बहुत ये जो डिबेट है कहीं ना कहीं एमलेसली इधर उधर डायरेक्शन में निकाल दी जाती है बहुत सारे सो कॉल्ड पावरफुल नेशंस द्वारा, पर रियल वर्ल्ड जो है ना वो चेंज हो चुका है और ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है, सॉफ्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है, हर चीज़ अब बहुत अलग है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका यहाँ का जो डिफंक्ट सिस्टम है वही रहेगा, ऐसा नहीं, एक टाइम के बाद इट हैज़ टू कम टू एन एंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नथिंग मच योर रीसेंट कंसर्न्स ओवर फूड एंड फर्टिलाइजर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टर जयशंकर ने, क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप किसकी साइड पे हैं, आप रशिया की साइड पे हैं, यूक्रेन की साइड पे हैं। तो भारत का यही आंसर है कि हम हम उन लोगों की साइड पे हैं जिनको फूड चाहिए, हम उन लोगों की साइड में जिनको फर्टिलाइजर चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ रही है कि हमने ना इसमें रशिया का साथ दिया है और ना ही हमने यूक्रेन या वेस्ट का साथ दिया है। क्योंकि अगर रशिया गलत कर रहा है तो वेस्ट भी गलत ही कर रहा है, और वेस्ट ने आज तक बहुत चीज़ें गलत की हैं, और यही रीज़न है कि ग्लोबल साउथ इतना ट्रस्ट नहीं करता वेस्ट को। ठीक है, तो आप ये जो सैंक्शंस लगा रहे हैं या बहुत और चीज़ें करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से फूड भी तो नहीं डिलीवर हो रहा ना लोगों को, फर्टिलाइजर शॉर्टेज है। अब जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं वो एग्रेरियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो उनको फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेगा। तो इनडायरेक्टली आज का फर्टिलाइजर क्राइसिस कल का फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है। तो ये चीज़ हमने बार बार एक्सप्रेस की है। Recent concerns over food, fertilizer, and fuel security were not adequately articulated in the highest council of decision making. Much of the world was therefore led to believe that their interests did not matter. इसीलिए ग्लोबल साउथ को ये बात विश्वास हो गई कि हमारे कंसर्न्स तो मैटर करते ही नहीं। ओके, और ये ऐसा हमेशा नहीं चल सकता, और यही बात हमने बेसिकली रखी है, और यही मल्टीलैटरलिज्म में, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म का बेस बनाती है। बिकॉज इफ यू आर मेड टू बिलीव दैट योर कंसर्न्स डू नॉट मैटर एट ऑल, तो ये चीज़ फिर आपको बिलीव करवा देती है कि रिफॉर्म आना चाहिए। एम्स साइबर अटैक ट्रेस टू चाइना, पेशेंट डेटा रिस्टोर्ड। तो देखिए ये चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एम्स के कुछ सर्वर्स पे जो साइबर अटैक हुआ है उसमें एक फॉरेन एक्टर इन्वॉल्व है, वो भी स्टेट एक्टर। तो हमने उसी दिन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चाइना पे ही सबसे बड़ा सस्पिशन अगर है हमारा तो चाइना पे ही है, क्योंकि चाइना ने हमारे मुंबई के कुछ पोर्ट्स पे भी ऑलरेडी ऐसा सर्वर पे अटैक किया हुआ है। तो अब देखिए चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, यूएस ने अभी रिसेंटली उस पर एक रिपोर्ट भी निकाली है कि हाउ डज चाइना प्ले। तो चाइना क्या करती है, चाइना साइकोलॉजिकली वीक करने की कोशिश करती है, डेटा बेसिस पे वीक करने की कोशिश करती है। ऑल्दो वो मिलिटरली भी ग्रो कर ही रहे हैं, बट स्टिल ये उनका टैक्टिक है। तो जब तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी भारत नहीं लेके आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही आज पार्लियामेंट में भी एक रिस्पॉन्स दिया गया है हमारे सरकार द्वारा कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक नई आने वाली है, वी आर रेडी विद इट, लेट्स सी कि वो क्या होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए, और जब भी आप एक आंसर लिखते हैं साइबर सिक्योरिटी पे, आप सर्ट लिखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, आप बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लिखेंगे, पर आप एम्स का ये अटैक का एग्जाम्पल ज़रूर मैंशन करेंगे। क्योंकि मेंस में चाहे क्वेश्चंस कितने भी स्टैटिक हो, उसका जो बैकग्राउंड है, ऑल्दो अब तो बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आने लग पड़े हैं इकोनॉमी के कोर से भी, पर अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, उसका जो बैकग्राउंड है, अपने आप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछिए कि पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ है करंट में, और वो एग्जाम्पल उसमें होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एक आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता कभी भी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे पता चली है। अभी देखिए एग्जैक्टली नहीं पता किस इंसान ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, कहाँ, किस लोकेशन पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, बस हमें ये पता है जो IP एड्रेस है वो चाइना से है, हांगकांग और हेनान प्रोविंस से। तो ये बेसिकली हमें पता चल गया है। इवन एज बॉर्डर चिल डीपन्स, रिकॉर्ड सर्च इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। देखिए ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये भी चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गलवान क्लैश हुआ, और भी बॉर्डर इश्यूज हमारे चलते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, हमने बहुत सारी एप्स बैन कर दी, टिकटॉक एंड ऑल ऑफ दैट। पर देखिए ट्रेड
ट्रेड तो बहुत बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट कहाँ चला गया, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कर नहीं रहे। तो ये क्यों बढ़ रहा है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि चाइना दिस एंड दैट, वी विल स्टॉप दिस विद चाइना, एंड बॉर्डर पे अगर पीस नहीं है तो वैसे भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते रिश्ते, तो फिर ट्रेड क्यों ऐसा डेफिसिट डीपन होता जा रहा है, या इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस क्यों आ रही है। तो चाइना का लेटेस्ट ट्रांसग्रेशन ये सब कुछ भी नहीं है। पिछले 30 महीने में एक रिकॉर्ड हाई हमने अटेन कर लिया है इंडिया के इंपोर्ट्स ने। देखिए बहुत सारी डिमांड्स, जैसे जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ट्विटर की पोस्ट में लिखा कि हम क्यों सारा ट्रेड बंद कर देते चाइना के साथ, क्योंकि अगर हम सारा ट्रेड बंद कर देंगे तो उनका एक बहुत सब्सटैंशियल प्रॉफिट मार्जिन और बहुत सारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, और वो अपना हम उनको सबक सिखा देंगे। तो ये बेसिकली हमने बोला, क्योंकि उन्होंने मिस्टर केजरीवाल ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है और भारत में ना बनता हो, और अगर सब कुछ यहीं बनने लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ की जनरेट होगी। अब देखिए इट इज़ ईजियर सेड देन डन वैसे तो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जिस तरह की निर्भरता हमारी चाइना पे है बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि काफ़ी सस्ता है ना। अब आप कुछ भी एक हेयर ड्रायर भी लेने जाते हैं तो आप अगर एक फिलिप्स का या कोई बहुत अच्छा मेड इन इंडिया हेयर ड्रायर लेने जा रहे हैं तो वो कम से कम आपको कुछ हज़ार का पड़ेगा, 4,000, ठीक है, 4400 ऐसा। अब आप वही सेम चाइनीज़ हेयर ड्रायर आपको 900 में मिल जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट वाली जो चीज़ है हम इतना नहीं कट कर पाएंगे, और कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक तो इंडिया ना अपना लेबर एडवांटेज नहीं उठा पाया है, लेबर सरप्लस जो एडवांटेज है, यहाँ हाथ बहुत है काम कम है, क्योंकि हमने मशीन कैपिटल ड्रिवन उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डाल दिया। नाउ लुक एट बांग्लादेश, व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग। बांग्लादेश ने क्यों हमारा टेक्सटाइल सेक्टर पूरा खा लिया, हमारी मार्केट खराब कर दी सारे टेक्सटाइल सेक्टर की, बांग्लादेश वियतनाम इन लोगों ने, क्योंकि एक्चुअल में बांग्लादेश का लेबर उन्होंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया, और वही चाइना ने भी किया था। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया अपना लेबर ही नहीं यूटिलाइज करना जानता। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज भी है वो भी लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो ये बहुत दिक्कत है तो बांग्लादेश के जितने भी जो टेक्सटाइल सेक्टर में मोस्टली दे आर विमेन, समझ रहे हैं आप। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप अपनी लेबर के पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव अगर आप काम करेंगे दैट इज़ गुड, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा आपकी कंट्री में। दूसरा, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो जो भारत में बहुत कम होता जा रहा है, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है एक हेल्दी रेट। तो आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। अगर आप लेबर पे कोई क्वेश्चन आता है, जो आएगा ही ऑफ कोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे या अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ भी, सो बांग्लादेश इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स चाइना तो एक मॉडल एग्जाम्पल है एज फार एज लेबर, अगर हम सेक्टर को देखें तो। Yet data available with the Department of Commerce show that India's trade with China crossed $100 billion mark, और ये all time high $115.83 billion पहुंच गया। Okay, it is 34.06% higher than the $86.39 billion जो 2020-21 में हुआ करता था। अब देखिए इसमें से $50 बिलियन का तो डेफिसिट ही है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना हद तक हमें इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। Huge tragedy claims several lives in dry बिहार। देखिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में इस न्यूज़पेपर के बता देना चाहती हूँ कि हमें आज एक बहुत क्रूशल चीज़ देखनी है साइंस की, बायोलॉजी की। यूजुअली आप लोग बहुत ज़्यादा इशू फेस करते हैं एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, क्रिस्पर Cas9, बेस एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमें आज देखना है कि क्या डिफरेंस होता है क्रिस्पर Cas9 और बेस एडिटिंग में, ठीक है। तो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिस्पर Cas9 पे तो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया हुआ है, और हमें इस बारे में कभी शॉक्ड नहीं होना चाहिए कि आपके GS पेपर में भी आ जाए, मेंस में भी आ जाए लिखना, ठीक है। तो आपसे एक सर्टन लेवल ऑफ क्लैरिटी तो एक्सपेक्ट की ही जाती है, पर कुछ अच्छा खासा साइंटिफिक टर्म्स लिखने के लिए भी एक्सपेक्ट किया जाता है। Huge tragedy claims several lives in dry बिहार। तो देखिए ये एक और एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्लासिक, यहाँ से भी एक केस स्टडी बनती है। और आपको याद होगा, अगर तो आप मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक huge ट्रेजिडी पे भी हमने केस स्टडी डिस्कस की हुई है,
जो आई थिंक महाराष्ट्र की एक केस स्टडी थी कि क्यों वहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज थे और वो ट्राइबल एरियाज कैसे ब्रिटिश टाइम से उनको क्रिमिनल्स में रखा गया था, और क्योंकि वो तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना, तो वही उन पे जो स्टिग्मेटाइजेशन आज भी फॉलो किया जाता है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे कुछ जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और कौन उनको जॉब देगा, और हमने कैसे डिस्कस किया था कि इससे डील किया जा रहा है और कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको याद होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन और एक और डिबेट जो काफी टाइम पुरानी डिबेट है कि क्या अगर आप कोई स्टेट है, जैसे बिहार है, बिहार ने लिकर बैन किया हुआ है, लिकर सेल बैन की हुई है, ड्राई स्टेट है ये एक, ठीक है, तो क्या लिकर बैन कर देने से हुच केसेस, इलीगल लिकर के केसेस बढ़ जाते हैं? ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल्स ये सजेस्ट करते हैं जी हाँ। अब सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो बात अलग है, ऑल्दो आप जानते हैं कि एक बहुत वाइड विमेन सपोर्ट मिलता है लिकर बैन को, क्योंकि जिस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस उनको अपने हस्बैंड द्वारा सहना पड़ता है, या जो भी इतना किल होती है घर आके रोज जब आप पी के आते हैं, तो ये ऑल ऑफ दैट सो विमेन एक्चुअली बिकम वेरी हैप्पी इफ सम गवर्नमेंट कम्स अप एंड सेज ओके वी आर बैनिंग लिकर। पर लिकर बैन कर देने से, देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो आप हमेशा समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली क्या बेस है हुज केस ट्रेजेडी जो है, ठीक है। अब देखिए 6 विलेजर्स की डेथ हुई है एक सस्पेक्टेड हुज ट्रेजेडी में, सरन डिस्ट्रिक्ट जो है ड्राई बिहार का वहां। ओके, जो विलेजर्स ये कह रहे हैं कि कम से कम 20 लोगों की जान हुई है। बिहार हैज बीन अ ड्राई स्टेट सिंस अप्रैल 2016 अंडर स्ट्रिंजेंट लॉज, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स शो दैट अबाउट 170 पीपल डाइड इन बिहार फ्रॉम जनवरी टू नवंबर दिस ईयर। अब आप सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए कि जी हाँ बिल्कुल, मतलब वैसे तो जो बिहार के लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि बॉर्डर साथ में ही जुड़ता है यूपी का नेपाल का, तो इट इज़ ईजियर फॉर देम ऐसे लेके आ जाना लेकर और कंज्यूम करना। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने आप को हुज ट्रेजेडी तक ही सीमित रखेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब देखिए यूजुअली जब आप क्या करते हैं, आप लिकर बनाते हैं तो क्या होता है कि हुज ट्रेजेडी में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपने यीस्ट डाला, वाटर डाला, राइस या फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाले, फिर उसको फर्मेंट करवाया जो 1 हफ्ता लगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने किसी को भी एक सही प्रपोर्शन में नहीं डाला। एक देखिए जब शराब बनती है, लिकर बनता है, उसका जो रेसिपी है वो एकदम फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इतने रेशो में इतना, इतना रेशो में इतना। तो आपका रेशो कुछ पता नहीं है, आपने अंदाजे से कुछ भी कभी भी डाल दिया तो कितना भी मेथनॉल बन सकता है उसमें से। लेकिन कभी कभी हूच के बनने में क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई है नहीं, है ना। और अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जैसे भी आप बाहर जाके पीने जाएंगे, इतना तो पैसा किसी के पास नहीं है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि लेकिन डिमांड है, ठीक है। अब डिमांड है तो फिर जो छोटे छोटे ऐसे बूट लेगर्स होते हैं, व्हाट दे डू इज ये बहुत बारी थोड़ा सा मिथेनॉल भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन को जल्दी करने से 1 हफ्ते की बजाय 2 दिन में हो जाएगा पूरा, ठीक है। एंड इट वुड ऑल्सो एड सम एडिशनल बज टू इट। तो इसीलिए ये जो बेसिकली जो स्प्यूरियस लिकर हम कहते हैं या हूच जिसे हम कहते हैं, ये जो मिथेन इसमें ऐड की गई है, ये फेटल टर्न हो सकती है, क्योंकि अगर एक्सेस मिथेन आपकी बॉडी में चली गई तो वो मेटाबोलाइज होके फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगी, जो फाइनली एक फॉर्मिक एसिड में टर्न हो जाती है, विच इज फेटल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सबसे पहले तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे। मिथेनॉल से तो आप यही पढ़ते हैं ना, बेसिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम, जो आप अपनी 10वीं कक्षा में या उससे भी पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो और कुछ ही मिनटों का ऐसा खेल होता है कि आपका सबसे पहले तो आप ब्लाइंड हुए, फिर आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई एंड यू आर डेड, और यही होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब द क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड। Now see, every time a ban on liquor is discussed in the political arena, experts continue to advocate कि देखिए awareness की ज़रूरत है, prohibition की नहीं। और यही point हम यहाँ पे we're trying to make that point only कि awareness की ज़रूरत है, prohibition की नहीं। ओके तो मोस्टली देखिए हर केस में, सिर्फ ये हम होश की बात नहीं कर रहे, हर केस में अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। प्रोहिबिशन तो बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है ऑलमोस्ट हमेशा।
ओके क्योंकि देखिए आप एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए और ये आप अपने एथिक्स की केस स्टडी में ये टर्म जरूर लिखिएगा कि अल्कोहल कंजम्पशन इन इलास्टिक है। आप पढ़ते हैं ना अपने इकोनॉमी में क्या इलास्टिक गुड्स हैं क्या इन इलास्टिक गुड्स हैं। तो इलास्टिक गुड्स क्या होता है? इलास्टिक गुड्स होता है कि अगर किसी चीज़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आप उसे लेना बंद कर देंगे। ठीक है, तो आप सोचेंगे छोड़िए काम चल तो रहा है इसका, बिना क्या करना है लेके। लेकिन कई चीज़ें इनइलास्टिक होती हैं। ठीक है, अब आप तेल के बिना खाना नहीं बना सकते, आपको कोई ना कोई तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, जो भी, तो इट इज़ इनइलास्टिक। थोड़ा सा भी महंगा होगा पर आप लाएंगे उसको सब्जी बनाने के लिए। वैसे ही ये अल्कोहल है, इट इज़ इनइलास्टिक। और ये सच में है, नो मैटर रेट कितना चला जाता है या फिर बिकनी बंद हो जाती है, द डिमांड सस्टेन्स, द डिमांड रिमेन्स। तो इस तरह के इनइलास्टिक डिमांड जब है तो आप उसको बैन कर देते हैं, तो ऐसे इस तरह के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ऑल्दो बैन करने के भी अपने काफ़ी फायदे हैं, पर हम एक जनरल बेसिस पे ये जो डिबेट छिड़ गई है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रो इन हाउस ओवर चाइना बॉर्डर टसल। नाउ अगेन एक वॉकआउट हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जब डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि इस तरह का ट्रांसग्रेशन हुआ है एंड आर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। व्हाट दे डिड इज हमने रोक दिया उनको, ट्रूप्स को, वो हमारे सेक्टर में नहीं आ पाए तवांग में। ये सब कुछ हुआ। फिर ऑपोजिशन ने जैसे ही फिर 0 आवर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि हमें डिस्कशन चाहिए। उन्होंने कल भी बोला था कि हमें डिस्कशन चाहिए, तो उस पर क्या बोला स्पीकर ने बोला कि नहीं, इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि एक नेशनली क्रिटिकल एक इशू है और इस पर फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं हो सकते, इट इज़ अ सेंसिटिव इशू। तो अब ऑपोजिशन ने इस पर वॉकआउट किया है। अब देखिए, अब इसमें जैसे हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि सबसे पहली बात ये है कि जो आम जनता है उनको काफ़ी अनएडुकेटेड रखा गया है आज तक चाइना के इशू पे, चाइना बॉर्डर इशू पे। और कभी भी ये हमने पैटर्न डेवलपमेंट, जैसे कल का आप प्लीज़ वीडियो देखिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे ऑलमोस्ट हर बार जैसे अभी कोविड-19 के खिलाफ, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ इतनी प्रोटेस्ट चल रही है, तो व्हाट शी जिनपिंग वुड डू इज ही वुड मोस्ट प्रोबेबली ट्राई एंड प्ले द नेशनलिज्म कार्ड। ठीक है, तो वो करने की कोशिश करेंगे तो डोमेस्टिकली इमेज बढ़ाने के लिए। तो ये क्योंकि वो लीडर हैं, माओ जैसा बनना चाहते हैं, माओ जितना नाम कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। साथ ही में युद्ध अभ्यास अभी हुआ था, यूएस की तरफ प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई, तो वो एक सेंड ये भी मैसेज करना चाहते होंगे कि आप इतना ना यूएस से कांटेक्ट कीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ये भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैटर्न डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए। चाइनीज़ कांग्रेस अभी रिसेंटली हुई थी, कैसे वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन हुई गलवान क्लैश के सोल्जर्स की, पाकिस्तानी साइड के पीएलए ट्रूप्स की हम बात कर रहे हैं। कैसे इनॉग्रेशन जब हुआ चाइनीज़ कांग्रेस का, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे सारा वो वीडियो चला और कैसे एक अपलॉड के साथ। तो अगर आज भी कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा है, कोई जो एक्सपेक्ट करता है कि भारत का और चाइना का रिश्ता सही हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, या फिर चाइना के इंटेंशंस कभी अच्छे हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान आज के समय पे बोल सकता है। बिकॉज जो जो मिसट्रस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी दोनों कंट्रीज में। इन पे सही में भरोसा नहीं किया जा सकता। दे कैन डू एनीथिंग। जब पैंडेमिक चल रहा है, पूरा संसार ग्रस्त है, सबसे पहले आया भी आपकी इकोनॉमी में है, वुहान में, तब भी जब आप एक गलवान क्लैश कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब एक बहुत टफ स्टैंड की ज़रूरत है। और यही आई वॉज रीडिंग वन थिंग रिटन बाय आर फॉर्मर, आई थिंक एक एम्बेसडर मिस्टर गोखले, तो वो यही चीज़ कह रहे थे कि अभी इंडिया को अगर चाइना को ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा इनका ऑफेंस ही सहते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया वुड रिस्पॉन्ड। Now India has to respond, okay, because India is more capable now and all of that. ओके अब देखिए क्या है इस पे ऑपोजिशन जो डिमांड कर रही है वो सही है नहीं है, अब इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। स्कूल गर्ल अटैक्ड विद एसिड टेस्ट इन वेस्ट दिल्ली, 3 अरेस्टेड। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कंसर्निंग, वेरी वेरी कंसर्निंग। तो अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आता है, अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी क्या मेंशन आपको करनी है, बट this is something unbearable for our minds। ऐसा सोचना कि सेफ तो फिर कोई भी नहीं है। आप किसी एक लड़के से बात कर रहे हैं, आप बात करना बंद कर देते हैं और फिर वो आपसे बदला लेने के लिए आप पे एसिड अटैक कर देता है। इज दैट हाउ थिंग्स वर्क? इज दैट हाउ द सोसाइटी हैज बिकम? एंड आई डोंट नो। तो बेसिकली यही हुआ है वेस्ट दिल्ली में, द्वारका मोड़ पे एक 17 साल की एक लड़की अपने स्कूल जा रही थी सुबह सुबह 7:30 बजे। तो 3 लड़के आए, उसमें से एक लड़का वो था जिससे कुछ ही समय पहले तक वो बात किया करती थी। दे वो फ्रेंड्स, आई थिंक नेबरहुड फ्रेंड्स थे, और उसने बात करना बंद कर दी और इसीलिए उन्होंने एसिड अटैक प्लान किया। तो ये बेसिकली हुआ है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ से एक इशू निकल के आता है, डिफाइंग बैन बाय सुप्रीम कोर्ट, एसिड सेल कंटिन्यूज अंडर द रेडार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट द डिबेट इमर्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर इवेंट दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप फर्दर इंस्टेंसेस को कर्ब कर सकें। ठीक है, तो अब 9 साल हो गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशन वाइड बैन लेके आए थे ओवर द काउंटर सेल जो एसिड की होती है। अगर आप लाइसेंस के बिना ऐसी ओवर द काउंटर सेल करते हैं किसी को भी, तो वो बैंड है। तब भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वेंसडे को, उन्होंने बोला कि जो कोरोसिव सब्सटेंसेस हैं वो रेडिली सेल किए जाते हैं शॉप्स में अक्रॉस द सिटी डिस्पाइट द क्रैकडाउन ऑन द एरेंट शॉपकीपर्स। हम बार बार रेड्स भी करते हैं, तब भी बहुत आसानी से आप अवेल कर सकते हैं इन तरह के एसिड्स को, इन तरह के कोरोसिव सब्सटेंसेस को। द पुलिस टोल्ड द हिंदू दैट दे रेगुलरली अंडरटेक डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्राइव्स वेयर बीट ऑफिसर्स एंड सीनियर पर्सनल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रेड shops that illegally sell corrosive substances over the counter, वो प्रोसिक्यूट करते हैं पॉइजन्स एक्ट 1919 के तहत और अरेस्ट करते हैं उनको इमीडिएटली। तो देखिए, अगर आपको कोई ऐसी डिबेट आती है कि कोई भी एसिड अटैक या बहुत ही क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसी लिख सकते हैं। कैसे इसमें मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रही है सेंसिटाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी जिसमें जो लक्ष्मी है उनके ऊपर बनी है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। तो आप एक एस्पेक्ट ये लिख सकते हैं। साथ ही में ऑफ कोर्स वो द गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर लिख सकते हैं कि ओवर द काउंटर सेल बैंड है। जो भी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, डिलेमाज इन्वॉल्व है, वो लिख सकते हैं। और साथ ही में आप पॉइजन्स एक्ट 1919 को तो ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि आप पोजेशन या फिर सेल को रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह के पॉइजन को। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास के जैसे किसको लाइसेंस ग्रांट करना है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स को ही आप लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए एसिड या इस तरह के बेच रहा है, या पेस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैसे अगर कोई इंपोर्ट करना है इंडिया में किसी तरह के पॉइजन को लाइसेंस के बिना, तो आप प्रोहिबिट कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये केंद्रीय सरकार कर सकती है। ऑफ कोर्स इंपोर्ट वाली चीज़ तो केंद्रीय सरकार करेगी। और भी स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इस एक्ट के तहत राइट हैं कि जैसे अगर आप कोई एक स्पेसिफिक पॉइजन है जो आपको लगता है कि आपके इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में उसको बहुत ही मिसयूज हो रहा है, या फिर मर्डर कमिट करने के लिए या कैटल मारने के लिए। अब देखिए, ये अंग्रेज़ों का समय का है ना, तो उस समय में कैटल पे भी पॉइजनिंग होती थी, क्योंकि इस तरह एग्रेरियन बहुत थे ना हम। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फ्रीक्वेंट अकरेंस हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइजन पे एक बैन लगाना, उसका पोजेशन पे रेगुलेट करना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। आप पॉइजन्स एक्ट 1919 का मेंशन ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो एसडीएम है वो पेनलाइज भी करते हैं अक्यूज को, 50,000 तक की पेनल्टी लगती है। और फिर ये चीज़ है जो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है अभी तक। 50,000 की जो पेनल्टी लगती है, फिर इस 50,000 को रिहैबिलिटेशन ऑफ एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ या पढ़ाई उनके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। रिपोर्टेडली हैड ब्रॉट द एसिड। अब देखिए, ये जो इसमें से अक्यूज्ड है उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट से इतनी आसानी से एसिड बाय किया और उसको यूज़ किया इस अटैक के लिए। तो अब पुलिस ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऐसे बाय करके तो ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, लोकली यूजुअली लेते हैं लोग। तो अब ई कॉमर्स वेबसाइट को भी बोल दिया गया है कि आप इन्फॉर्मेशन आप निकालिए, कौन है सेलर इस एसिड का, क्या लाइसेंस है और कैसे उसने बेच दिया ऐसे किसी को भी। 2013 एपेक्स कोड ऑर्डर, तो 2013 रूलिंग, क्योंकि 9 साल हो गए हैं, 9 साल पहले की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो एसिड्स बेच रही हैं, दे वुड कंपल्सरीली रिक्वायर अ लाइसेंस टू डू so and have to be registered under the Poisons Act. It also outlined that owners of such shops must ask customers. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब भी आप मेंशन करें तो आप ये लिखें कि जो ओनर्स हैं ऐसे शॉप के, उनको कस्टमर से जो खरीदना है, आप पहले तो अपना आईडी प्रूफ दिखाएं, कौन हो आप हो भी सही इंसान या क्या हो। ठीक है, फिर आप अपना रीजन बताओ, व्हाई आर यू बाइंग द एसिड। ठीक है, corrosive substances are often bought for by the accused from small pharmacies and neighborhood retail shops which sell them without demanding an ID and valid reason for purchase. तो ये बेसिकली जो है इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब देखिए, मुझे आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने दिए हैं कि आप तमिलनाडु कर्नाटका के लिए इंटर वाटर जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है उसे आप बनाएं। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, देखिए बात क्या है, हम एक भारत थे, ठीक है, हम एक भारत थे जिसमें 500 से ज़्यादा जो यूनिट्स थी वो साथ आई और एक भारत फॉर्म हुआ, एक यूनियन फॉर्म हुई। धीरे 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 लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इन तरह के बहुत सारे बेसिस पे स्टेट्स बनती गई। अब देखिए, रिवर्स को तो नहीं पता ना कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, उनकी कौन सी लैंग्वेज है, तो उनको ध्यान देना कभी समझा ही नहीं कि इन पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती गई, अलग अलग बाउंड्रीज हैं, कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए आप बहुत सारे मुल्ला परिया डैम देखते हैं आप। तो कभी भी इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर आपके पेपर में आता है, तो आप भारत का मैप ड्रॉ कीजिए। मैप ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत सारी रिवर्स के बारे में लिख सकते हैं। पेरियार रिवर आप लिख सकते हैं, जो तमिलनाडु केरला के बीच में डिस्प्यूट है, जिसमें मुल्लापेरियार डैम है, ठीक है, जो 100 साल पुराना एक डैम है। फिर आप और क्या लिख सकते हैं, आप नर्मदा लिखिए, नर्मदा बनाइए, तो नर्मदा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब के बीच में एक डिस्प्यूट है, गुजरात भी है साथ में नर्मदा में। फिर आप साथ ही में गोदावरी बना सकते हैं, कावेरी बना सकते हैं। कावेरी में तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में बहुत बड़ा कावेरी डिस्प्यूट केस स्टडी है, सबसे बड़ी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की। तो आप ये पूरा, अब देखिए आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो जो सतलज यमुना लिंक केनाल को लेके जो पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट, आप बिल्कुल वो ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपना आंसर लिखिए। और कैसे जो ट्राइब्यूनल सिस्टम है वो एक डिफंक्ट सिस्टम ही मैं कहूँगी, आज तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो हो नहीं पाया है अनफॉर्चुनेटली। केरला सीक्स टू यूज स्पोर्ट्स टू टैकल ड्रग मेनेस, अब क्योंकि ड्रग मेनेस भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे कहीं ना कहीं मेंशन हो सकता है, तो ये बहुत ही इनोवेटिव यहाँ से आपको एग्जाम्पल मिलता है। इफ आई एम नॉट ओके, केरला का जो अर्नाकुलम का एक्साइज डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो विमुक्ति जो क्लब्स हैं वो स्कूल में इसी का एक एक्सटेंशन लोग क्या कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बस रैशनल बताती हूँ, ये बिल्कुल लॉजिकल रैशनल है। जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, ठीक है, या इन तरह के जितने भी बच्चे हैं इनको आप स्पोर्ट्स में डाल देते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का अपना एक नशा है। इफ आई जस्ट ट्रांसलेट इट लिटरली, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, बाय हेल्पिंग देम फाइंड अ हाई इन स्पोर्ट्स, तो ऐसा बिल्कुल नोटिस किया है, ऐसा बहुत सारा स्टडीज में है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जिनको टाइम ही नहीं मिलता, स्पोर्ट्स से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में मज़ा है और जिस तरह से आप एंगेज्ड रहते हैं उसमें, वो फिर आप ड्रग्स का जो लत है वो कम होती जाती है। तो ये जो एक बहुत यूनिक है, आप इसको बस एक लाइन में एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट व्हाट विमुक्ति क्लब्स इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज डूइंग, दे आर वो ऐसे स्पोर्ट्स क्लब्स जो है बेसिकली हर स्कूल में इंश्योर कर रहे हैं बने, और काफ़ी एक्सटेंसिवली दे आर ट्राइंग कि people students get engaged in it so that they do not get time to get engaged in drugs menace. Okay, now this is the article I was talking about, how gene therapy could cure cancer. तो देखिए क्या हुआ है, जो यूके के साइंटिस्ट हैं, okay, scientists in the UK testing a new form of cancer therapy reported success in a teenage girl. तो एक टीनेज गर्ल 13 साल की आई थिंक ये बच्ची है, जिसपे एक सक्सेस हासिल की गई है इसके कैंसर को क्योर करने के लिए, जिसको बेसिकली टी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था। ठीक है, तो कैसे बेसिकली ये किस तरह का कैंसर है, इस कैंसर में क्या होता है, एक ब्लड कैंसर का फॉर्म है जिसमें जो आपके टी सेल्स हैं, अब आप वाइट ब्लड सेल्स है ना, वही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में से एक टाइप है जिसे टी सेल कहते हैं। तो टी सेल बेसिकली क्या करता है, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में एंटर की, वो उसको हंट करेगा, उसको मार देगा, इट वुड किल इट। ठीक है, तो इसीलिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये टी सेल। ओके, तो आप HIV एड भी आपको याद होगा, जब हमने डिस्कस किया तो हमने देखा था कैसे जो टी हेल्पर सेल है उसी को अटैक किया जाता है इस वायरस द्वारा। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, ये जो टी सेल्स हैं यूजुअली फॉरेन बॉडीज को हंट करके मारते हैं ताकि हमारे कोई हमें बीमारी ना हो, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर में ये अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को मारने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं को फॉरन आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करती है ये डिसीज, और इसमें यूजुअली
ट्रीट किया जाता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से। लेकिन अब देखिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी चाहे वो किसी भी तरह के कैंसर में यूज़ की जाए, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी का क्या है, वो नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है, बिकॉज इट इज़ नॉट टारगेट स्पेसिफिक। इसीलिए बहुत, आप जब साइंस पढ़ते हैं अपनी, तो उसमें आप नैनोबॉट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि नैनोबॉट्स क्या करेंगे, वो बहुत स्पेसिफिक होंगे, टारगेट स्पेसिफिक होंगे। जो माइस में जो अभी ट्रायल बेसिस पे उनके क्या किया, यहाँ पे नैनोबॉट डाला गर्दन के यहाँ पे एक चूहे के, और उसको बाहर से एक इंफ्रारेड छोड़ी, और वो ट्यूमर खुद से वो ड्रग था उस पे, नैनोबॉट पे, और उसने उसको रिलीज किया और वो ट्यूमर मेल्ट हो गया। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल एक टारगेट स्पेसिफिसिटी के लिए यूज़ की जा सकती है। पर अभी अब ऐसे, वो तो कोई एक जगह पे ट्यूमर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लड सेल में तो पूरे आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, आप इतने कितने नैनोबॉट्स आप डाल दोगे किसी की बॉडी में, ठीक है। तो अब इसके लिए ऑफ कोर्स इसी तरह की कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली ट्रीटमेंट ही काम आएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, जी हाँ, ये 13 साल उम्र है इनकी। ट्राइड, अब देखिए इन्होंने बहुत सारे इस तरह से कीमोथेरेपी ली, बहुत सारी और थेरेपीज, लेकिन इतनी सक्सेसफुल नहीं रही कोई भी। उनकी होप बिल्कुल ख़त्म ही होने लगी थी कि उन्होंने खुद को एनरोल किया एक ट्रायल टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट देखिए एक हो रहा था, उसमें खुद को वॉलंटियर के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए खुद को एनरोल करवाया। ओके, तो ये लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है बेसिकली उसमें ये था। ओके, शी वॉज द फर्स्ट टू रिसीव एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी। अब क्या है इस नई टेक्निक का नाम, इस नई टेक्निक का नाम है बेस एडिटिंग, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। बेस एडिटिंग, अब देखिए, अब थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता हो कि एक इंसान है, एक इंसान के जेनेटिक कोड कैसे बनता है। जेनेटिक कोड में 4 बेसिस होते हैं, ठीक है, जिसमें एडेनिन, ए जिसका बेसिकली इनिशियल है ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, AGCT। अब इसी का AAATC, CATG है ना, ऐसे ऐसे कुछ कर करके अलग अलग जेनेटिक कोड्स होते हैं, और हर पर्टिकुलर टाइप का जो जेनेटिक कोड है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए वो कोड करता है, और वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपकी आंखें काली हैं तो वो एक जेनेटिक कोड की वजह से, एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से है, क्योंकि वो जो सीक्वेंस होगी इन चारों अल्फाबेट्स की, वो किसी इस तरह से होगी कि वो काला बनाती होंगी आपकी आंखों को। आई होप यू, अगर आपके बाल थिक हैं, कर्ली हैं, कैसे भी हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर जेनेटिक कोड है इन पर्टिकुलर बेसिस की, जिन्हें हम बेस कहते हैं। इनका कोई सीक्वेंस ऐसा बना हुआ है कि वो आपके बालों को कर्ली या थिक बनाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू। ओके, तो बेसिकली अब क्या है, आप अब देखिए यहाँ पे जो कहानी लिखी है आप खुद से पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ आएगी कितनी नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या, इस पर्टिकुलर थेरेपी में क्या किया गया, और ये कैसे क्रिस्पर कैस 9 से डिफरेंट है, हम ये भी देखेंगे। तो यहाँ तक का हम सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब देखिए क्या है, जब इस पर्टिकुलर थेरेपी को शुरू किया गया, तो एक डोनर से जिसके पास हेल्दी टी सेल्स थे, हेल्दी इम्यून सिस्टम के हेल्दी टी सेल्स थे, एक डोनर से वो लिए गए, ठीक है। अब हम इन हेल्दी टी सेल्स में बेस एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इन हेल्दी टी सेल्स में 3 तरह की मॉडिफिकेशंस की इनिशियली। हमने पहला जो बेस एडिट किया, बेस आप समझ गए, ATGC में से कोई एक बेस होगा, हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बेस एडिटिंग में क्या होता है, जैसे C है तो उसको आप G बना दें एक ही झटके में, T है तो उसको A बना दें। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन हमने हेल्दी सेल में क्या किया, हेल्दी टी सेल्स में हमने किया कि बेसिकली उसमें कुछ ऐसे आप बेस मॉडिफिकेशन कर दें, एक ऐसा पॉइंट म्यूटेशन कर दें कि वो बेसिकली जो इस बच्चे की बॉडी है उसको टारगेट करना बिल्कुल भी ना प्रेफर करे, बिल्कुल भी टारगेट ना करे इसकी बॉडी के सेल्स को, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या किया, इन हेल्दी टी सेल्स में हमने बेसिकली टी सेल्स के ऊपर एक केमिकल मार्किंग होती है CD7, हमने वो रिमूव कर दिया। अब बस सुनते जाइए, अभी इसमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए, ठीक है। तो हमने CD7 रिमूव कर दिया इन सारे हेल्दी टी सेल्स में से। थर्ड हमने बेस एडिट क्या किया, हमने थर्ड मॉडिफिकेशन की कि हमने बेसिकली क्या किया कि ये जो सेल्स हैं, ये टी सेल्स को हमने ऐसा बना दिया कि इसको कीमोथेरेपी का ड्रग जो है वो किल नहीं कर पाएगा,
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। और फिर फाइनल स्टेज हमने जो, अब हम फोर्थ पे आ गए, फाइनल, 3 इनिशियल हमने मॉडिफिकेशंस कर दी, फाइनल हमने मॉडिफिकेशन क्या की, हमने इन टी सेल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि अब आप क्या करेंगे, आप उस हर एक टी सेल को, एलेक्सा के बॉडी में आप जाएंगे, उस हर एक टी सेल को मार देंगे जिसके ऊपर CD7 है, चाहे वो कैंसेरियस है, चाहे वो उसकी बॉडी का नॉन कैंसेरियस सेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे CD7 वाले सेल्स को आपने मारना है, आपने हेल्दी टी सेल्स ने। तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई कि हमने हेल्दी टी सेल्स में से CD7 क्यों हटा दिया था। वो हमने इसीलिए केमिकल मार्कर को हटा दिया था क्योंकि ये जो टी सेल्स है हेल्दी वाले खुद ही को ना मार दें, क्योंकि हम पे भी तो CD7 चिपका हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या हुआ, ये थेरेपी वर्क कर गई और एक पूरा हेल्दी फ्लो ऑफ टी सेल्स उसकी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। तो बेसिकली देखिए, इसको, इस तरह की बेस एडिटिंग टेक्निक को क्रिस्पर कैस 2.0 भी बोला जा रहा है। अगर आपके पेपर में, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, क्योंकि वो इधर उधर वर्ड्स घुमाने में माहिर है और इसीलिए आपको जज करने की कोशिश करता है। तो क्रिस्पर 2.0 पे अगर आपको आंसर लिखने के लिए आए तो वो बेस एडिटिंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस एडिटिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा कि इसमें, अब क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर में क्या होता है कि कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट होता है ना। व्हाट इज क्रिस्पर कैस9 सिस्टम? क्रिस्पर कैस9 में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई भी चेंज लेके आना है तो आप 2 मॉलिक्यूल्स का हेल्प लेंगे क्रिस्पर कैस9 सिस्टम के। इसमें एक एंजाइम है, पहला मॉलिक्यूल एक एंजाइम है कैस9, जो एक मॉलिक्यूलर सिजर की तरह एक्ट करेगा, जो डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, मतलब, और वो इस तरह से कट करेगा ताकि आप पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए उसमें रिमूव या ऐड कर सकें। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सिजर की तरह ये एंजाइम कैस9 एक्ट करता है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? अब दूसरा मॉलिक्यूल एक आरएनए का पीस है, जिसे हम गाइडर आरएनए कहते हैं, गाइड आरएनए कहते हैं, जीआरएनए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा पीस ऑफ प्री डिजाइंड आरएनए सीक्वेंस होता है जो एक लॉन्गर आरएनए स्कैफोल्ड में बसा होता है, छोटा सा आरएनए का पीस जो प्री डिजाइंड है। अभी जो स्कैफोल्ड वाला, जो बड़ा वाला आरएनए वाला पीस है जिसके अंदर उसे बसाया हुआ छोटे वाले को, ये बड़े वाला पार्ट क्या करता है, ये डीएनए के साथ जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो चिपक जाता है और बेसिकली क्योंकि उसे वहीं पे कट करना है ना, तो कैस9 पीछे पीछे गाइडर है ना इसके अंदर, तो आरएनए गाइडर है, तो वो गाइड कर रहा है कि अच्छा इस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने कैस9 को लेके आना ताकि ये मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ काम करे, उसको कट कर दे। ठीक है, तो फिर वो उस कैस9 को वहां तक गाइड करता है और उसको फिर वहां से कैस9 आके कट करता है। फिर हमारी बॉडी क्या करने की कोशिश करती है, हमारी बॉडी उस बेसिकली जो सेल है वो, उसको पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है मेरे जेनेटिक सीक्वेंस में, तो वो खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, उस रिपेयर में ही फटाफट से एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इट। अब लेकिन बेस एडिटिंग इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि कैस9 में एक दिक्कत है, यू नो थ्योरी में तो हम पढ़ते हैं कि ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ही करता है, लेकिन बहुत बारी किधर भी कर देता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, प्रैक्टिकली ये चीज थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो पाती, लेकिन बेस एडिटिंग कंप्लीटली एक्यूरेट है, पॉइंट म्यूटेशन करता है। ओके, इसमें कोई डीएनए को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, दैट यू वुड फोर्स द सेल मशीनरी टू रिपेयर इटसेल्फ, नो नो नथिंग। व्हाट इट वुड डू इज, ये इतना प्रिसाइज है कि मतलब आपने बस गए, आप टारगेट को देखा और आपने ए को टी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे भी मतलब होता है, उसको आपने सी को टी में कन्वर्ट कर दिया, जी को ए में कन्वर्ट कर दिया, ए को जी में कन्वर्ट कर दिया, टी को सी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे भी। अब आप समझेंगे ऐसे कैसे हो गया, इसमें कट क्यों नहीं करने की कोशिश पड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बड़ा ही इसमें आई थिंक अगर आपको एक स्टेटमेंट आई तो पता होनी चाहिए कि क्रिस्पर कैस9 और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, जो बेस एडिटिंग है वो प्रिसाइज है, और कैस9 में बेसिकली कट पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस, जो आपके लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और क्यूरियस है हम जानने के लिए कि बेस एडिटिंग में ऐसा क्या होता होगा कि ये जाके प्रिसाइसली इतना एक ही बारी में झटके में चेंज कर देता है, तो इसमें बेसिकली ना एडिटर्स होते हैं, बेस एडिटर्स होते हैं, डीएनए बेस एडिटर्स, आरएनए बेस एडिटर्स। ठीक है, जो पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं स्पेसिफिक साइड पे, या तो डीएनए में, अगर डीएनए बेस एडिटर है तो डीएनए में कर सकते हैं, आरएनए बेस एडिटर है तो आरएनए में कर सकते हैं। तो अगर हम डीएनए बेस एडिटर की एग्जांपल लें तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फ्यूजन होती है। ठीक है, इस एडिटर में एक फ्यूजन होता है, एक कैटालिटिकली इनएक्टिव न्यूक्लियस होता है और एक कैटालिटिकली एक्टिव बेस मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है। तो ये बेसिकली इसको ये क्या करता है कि डीएनए पे जाके
क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो एंजाइम है ना वो कैसे भी जीन मॉडिफिकेशन पॉइंट स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिव इनएक्टिव का जो फ्यूजन है, इट इंश्योर्स दैट पॉइंट म्यूटेशंस हैपन एंड दैट टू एट द टारगेटेड स्पॉट एंड इन अ प्रिसाइज मैनर। Okay, India shares Aadhaar rollout experience with G20 members. Now there is nothing much जो आगे के आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली आपको बस हेडलाइन से ही पता चल जाएगा कि उसमें हुआ क्या है। अब देखिए जो भी इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि डिजिटल डिवाइड भी है, इसके जो भी चैलेंजेस हैं, डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सब कुछ हमने G20 जो फिनेंस ट्रैक हुआ है बेंगलुरु में उसमें हमने डिस्कस किया। हम ऑलरेडी देख चुके हैं शेरपा ट्रैक फिनेंस ट्रैक में क्या डिफरेंस है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने अपने आधार का एक्सपीरियंस भी बताया है। सब्सटेंसिव डिस्कशंस वर हेल्ड ड्यूरिंग द सेशन ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑन द प्रायोरिटी एरियाज फॉर 2023 इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द प्रोग्रेसिव 2 पिलर टैक्स पैकेज बीइंग। ये भी देखिए हम किसी और दिन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर ये कभी आया तो। वैसे तो ये बात आपको पता होगी क्योंकि बहुत पुराना, ये कंटेम्प्रेरी इशू है, करंट नहीं है, 1-2 साल पुराना टॉपिक है ये। That India was poised to help others in framing the Financial Inclusion Action Plan for 24-26, digital public infrastructure leading to financial inclusion, and financial inclusion is not just limited to bank accounts but transactions also. तो यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है. House Committee calls for more medical facilities for troops at forward locations. तो देखिए medical facilities और होनी चाहिए जो forward areas में, forward locations में troops तैनात हैं, ठीक है. Clothing उनकी proper ensure होनी चाहिए and all of that. Fiscal prudence होना चाहिए. ये चीज़ मैं आपको बता रही थी. साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सरकार ने कहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, दे हैव फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. तो ये सारी होलिस्टिकली वो देखता है. अभी क्या होगा ये तो जब हम डिस्कस करेंगे, जब ये फाइनली आएगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे. नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल्ड हैज रीच रिकॉर्ड हाई. तो ये इट इज़ नथिंग बट इसमें आपको ये जानना है कि सिर्फ इंडिया पे रिपोर्ट नहीं आई है, कहीं आप सोच रहे हैं. तो जो पूरे संसार में जितने नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल हुए हैं जो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हुए, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं. 363 रिपोर्टर्स बेसिकली जिनको अपनी फ्रीडम खोनी पड़ी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, December 1, 2022 तक, अकॉर्डिंग टू 2022 प्रिजन सेंसस रिलीज्ड बाय कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली 7 जर्नलिस्ट इन जेल, कंटिन्यूज टू ड्रॉ क्रिटिसिज्म ओवर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द मीडिया इन जनरल, इन पर्टिकुलर द यूज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट. तो ये सब कुछ आप जानते हैं कि बहुत सारे माइनॉरिटी एलिगेशंस भी हैं इसमें. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो. इसको हम कल डिस्कस करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके.